वीजा को लेकर कुछ एप्लीकेंट्स के डाउट्स हैं, जैसे कि प्रोसेसिंग टाइमिंग को लेकर और डॉक्यूमेंट्स को लेकर कि आपकी फाइलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि अगर आप अप्लाई करवाना चाहते हैं कनाडा स्पाउस वीजा, जिसको हम डिपेंडेंट वीजा भी कह सकते हैं, तो आप ये वीडियो को एंड तक जरूर देखें, जहां पर हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि आपकी तरफ से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नीडेड है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू थिंक स्मार्ट वंस अगेन। माय नेम इज अंजना ठाकुर वर्मा। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ऐसे ही ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के लिए, साथ ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। तो अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मेन एप्लीकेंट के साथ। अब यहाँ पर मेन एप्लीकेंट कौन है? वो है आपके स्पाउस जो कनाडा में है, जो स्टडी वीजा पर अप्लाई करके गए हैं या फिर डायरेक्टली पीआर पर उन्होंने अप्लाई किया था। वो डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल पर, उसके अकॉर्डिंगली आपकी प्रोफाइल के साथ में डॉक्यूमेंट्स अटैच होते हैं। फर्स्ट सिनेरियो में हम ये बात करेंगे कि अगर आपके जो मेन एप्लीकेंट है, हस्बैंड या वाइफ, वो स्टडी वीजा पर अप्लाई करके गए हैं और उन्हें मिनिमम 1 to 6 मंथ्स का टाइम ही हुआ है कनाडा में गए हुए और उनका सेमेस्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि आपको उनके एक सेमेस्टर के बाद ही अप्लाई करवाना चाहिए। इसके पीछे रीजन ये है कि आईआरसीसी ये चेक करती है कि जिसके बिहाफ पर आप फाइल अप्लाई कर रहे हैं, जो कि आपके स्पॉन्सर हुए मेन एप्लीकेंट आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं आपका डिपेंडेंट या स्पाउस वीजा, क्या वो खुद एलिजिबल है फाइनेंशियली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। अब हम आगे बात करेंगे तो आपको बेटर समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो मेन एप्लीकेंट है, हस्बैंड या वाइफ, जिन्होंने अप्लाई किया था कनाडा स्टडी वीजा और वो अभी खुद 1 या 2 मंथ्स उन्हें हुआ है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं कनाडा में, अभी उनका सेमेस्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, उन्हें नहीं पता कि उनके वर्किंग आवर्स किस तरह से हैं, तो आप अप्लाई करते हैं उनके बिहाफ पर तो ज़्यादा चांसेस है आपके रिफ्यूज़ल के। इसीलिए मैं आपको वार्न करती हूँ पहले वो इन्फॉर्मेशन के साथ में जो फ्यूचर में आपको हेल्प कर सके। अब जैसे कि हम बात करें, मान लीजिए आपके 6 मंथ कंप्लीट हो गए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो गया। फर्स्ट सेमेस्टर के बाद में जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट होती है, जो प्रूफ है कॉलेज की तरफ से कि आपने सक्सेसफुली वो सेमेस्टर कंप्लीट किया है, पास किया है, अब आप नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए एलिजिबल हैं और आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जा रहे हैं और साथ ही में अपना जो ड्यूरिंग आपका स्टडीज आपको अलाउड होता है काम करना पर वीक, आप वो भी कर रहे हैं और आप फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल भी कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास में ज्यादा चांसेस होते हैं आपके डिपेंडेंट वीजा पर वीजा ग्रांट होने के। अब थर्ड सिनेरियो हम ये देखेंगे कि आपकी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है और अब आप वर्क परमिट में हैं और आपने फाइल पीआर के लिए भी अप्लाई की है। वो सबसे ज्यादा बेस्ट सिनेरियो होता है किसी भी डिपेंडेंट या स्पाउस वीजा को अप्लाई करवाने के लिए, बिकॉज आपके पास में ऑलरेडी 2 to 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है कनाडा में रहने का। फिजिकली भी, मेंटली भी, फाइनेंशियली भी आप हर तरह से केपेबल हैं और आपको समझ है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं। आपकी प्रोफाइल पर किसी तरीके का क्रिमिनल एक्टिविटीज नहीं है जिस बिहाफ पर आप अपने डिपेंडेंट को स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले बात की मेन एप्लीकेंट की, जिसे हम कहते हैं स्पॉन्सर। अब हमें स्पॉन्सर की तरफ से ये देखना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनकी साइड से अटैच होते हैं, क्योंकि हमने पहले ये देखा है 3 सिनेरियो में कि कौन से सिनेरियो में आपको अप्लाई करना चाहिए। तो आप खुद समझदार है, जो आपको बेटर लगे आप उसके अकॉर्डिंगली अप्लाई करवा सकते हैं। अब बात करेंगे स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स के। तो सबसे पहले जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं आपके हस्बैंड या वाइफ, उनका करंट स्टेटस क्या है वो इम्पॉर्टेंट है। क्या वो अभी भी स्टूडेंट है, स्टडी वीजा पर है, या फिर वो वर्क परमिट पर है, या फिर वो पीआर के लिए फाइल अप्लाई कर चुके हैं। जो भी करंट स्टेटस है उसके प्रूफ अटैच होंगे, जहां पर उनका एड्रेस भी मेंशन होता है कि वो कहाँ पर रह रहे हैं, कौन से प्रोविंस में रहते हैं। उसी के साथ में अगर वो जॉब कर रहे हैं तो जॉब के लिए उनका ऑफर लेटर, एक्सपीरियंस लेटर प्लस सैलरी स्लिप्स उनकी तरफ से अटैच होंगी और साथ ही में लास्ट 6 मंथ की सैलरी तो अटैच होंगी ही, बट ये भी चेक किया जाता है कि पर वीक उन्होंने कितने आवर्स काम किया है।
कोई क्रिमिनल एक्टिविटी, कोई इस तरह का रिकॉर्ड आपकी प्रोफाइल में नहीं होना चाहिए जहां से कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है आपकी प्रोफाइल पर। इसी के साथ में कि अगर आप काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं तो आपकी टैक्स रिटर्न्स भी चेक की जाती हैं कि आपने पे की हैं, साथ ही में आपकी बैंक स्टेटमेंट भी अटैच होती है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। ये डिपेंड करता है, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, ये डिपेंड करता है कि आपका करंट स्टेटस क्या है। आप पीआर हो चुके हैं, पीआर के लिए फाइल अप्लाइड है, या फिर आप अभी भी स्टूडेंट हैं। तो सिनेरियो पे डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंगली आपके डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हैं वो डॉक्यूमेंट्स जिनकी रिक्वायरमेंट है स्पॉन्सर की तरफ से। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल एप्लीकेंट की। प्रिंसिपल एप्लीकेंट वो है जो इंडिया में है और जिनको कनाडा अप्लाई करवाना है स्पाउस वीजा। प्रिंसिपल एप्लीकेंट की तरफ से अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आईआरसीसी की तरफ से कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटअप नहीं है। तो वहां से हमें ये समझ आता है कि आपकी क्वालिफिकेशन का कोई इशू नहीं है, एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आपकी जो प्रोफाइल है वो आप फिर भी शेयर करेंगे कि आपका लास्ट पासिंग ईयर, लास्ट क्वालिफिकेशन क्या है, आपने कोई जॉब की है या करंटली आप जॉब कर रहे हैं, आपकी सैलरी कितनी है, आपकी सेविंग अकाउंट, आपका करंट अकाउंट, आपका जॉब लेटर, आपका एक्सपीरियंस लेटर, ये सब इंफॉर्मेशन आप शेयर करते हैं एम्बेसी के साथ में। इसी के साथ में कि आप अभी किस एरिया में रहते हैं, वहाँ का एड्रेस क्या है, आप इन लॉज के साथ रहते हैं, फैमिली मेंबर्स कितने हैं, इस तरह की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है। एक फॉर्म होता है जो आपकी तरफ से सबमिट होता है जहाँ पर ये सारे इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी होती है। नेक्स्ट अगर हम आपके आइडेंटिटी प्रूफ की बात करें तो वहाँ पर आपका पासपोर्ट है जो रिक्वायरमेंट होती है, बट इसके साथ में आप वोटर आईडी कार्ड या फिर पैन कार्ड भी अटैच कर सकते हैं अपना आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। इसी के साथ में अगर हम बात करें प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, जिस वजह से आप डिपेंडेंट या स्पाउस वीजा अप्लाई करते हैं, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप या प्रूफ ऑफ मैरिज में सबसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका मैरिज सर्टिफिकेट, जो सबको पता है। मैरिज सर्टिफिकेट आप अरेंज करते हैं, उसके साथ ही में अगर आपका कोई जॉइंट अकाउंट है, जो कि मैं स्पेशली रिकमेंड करती हूँ कि आपका एक जॉइंट अकाउंट इंडिया में होना चाहिए, जो आप दोनों ऑपरेट कर सकते हैं, आप दोनों के नाम पर वो अकाउंट होना चाहिए। वहाँ से ये कन्वे होता है कि आपका रिलेशनशिप जेन्युइन है, आप टच में हैं। अगर आपकी मैरिज लव मैरिज है तो आपकी बिफोर मैरिज की चैट्स हो सकती हैं, कॉल्स हो सकती हैं, आप वो भी अटैच करवाएं। आफ्टर मैरिज जब आपके स्पाउस जो कि कनाडा ट्रैवल कर चुके हैं और उसके बाद से अभी तक आप उनके टच में हैं, तो जो आपका कन्वर्सेशन उनके साथ हुआ है थ्रू व्हाट्सएप है या कॉल्स के थ्रू या ईमेल्स के थ्रू, वो भी स्नैपशॉट्स आप अटैच करते हैं प्रूफ में। अगर आपकी अरेंज मैरिज है, अरेंज मैरिज के बाद में आपने कितना टाइम साथ में स्पेंड किया है, आप कहाँ कहाँ एक साथ घूमने गए हैं, वहाँ की टिकट्स हैं, वहाँ के कोई भी प्रूफ है, पिक्चर्स हैं आपके पास में, तो वो सारी चीज़ें भी आप अटैच कर सकते हैं, जहाँ से जेन्युइननेस आपकी प्रोफाइल पर दिखा सकते हैं। साथ ही में सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, कुछ स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि मैम क्या हमारा सोशल मीडिया अकाउंट भी चेक किया जाता है? तो मैं बोलूँगी हाँ, क्योंकि आईआरसीसी की तरफ से कुछ केसेस में ये देखा गया है कि अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो वहाँ पर आपके अकाउंट्स चेक किए जाते हैं, आपकी प्रोफाइल्स चेक होती है कि आपकी पिक्चर्स वहाँ पे अपलोडेड हैं या नहीं है, किस तरीके का आप रिलेशनशिप शेयर करते हैं, आपने एक दूसरे को ऐड ऑन किया है अपनी प्रोफाइल में, फॉलो किया है या नहीं किया है। तो अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, ये भी आपकी प्रोफाइल पर एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो सकता है। तो ये है वो प्रूफ, ये अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जहाँ से आपकी प्रोफाइल को आप जेन्युइन और ऑथेंटिक दिखा सकते हैं, जिसमें हमने आपकी फैमिली बैकग्राउंड की बात की है, आपके रिलेशनशिप की बात की है, आपकी चैट्स हो गई हैं, पर्सनल ऑब्वियसली नहीं शेयर करनी है, बट कुछ चैट्स जिससे आप ये कन्वे कर सकते हैं उनको कि आप अभी भी टच में हैं और आप जेन्युइनली अपनी मर्जी से वहाँ पर उन्हें जाके जो भी है मिलना चाहते हैं या उनके पास स्टे करना चाहते हैं, इसलिए आपके ये डॉक्यूमेंट्स इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपका पीसीसी का।
जो इंडिया में एप्लीकेंट है, जो प्रिंसिपल एप्लीकेंट है, उनका पीसीसी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ये उन एप्लीकेंट्स को पता है जो कनाडा ऑलरेडी अप्लाई करवाते हैं या करवाना चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आपका भी यहाँ पर इंडिया में कोई केस या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपकी आती है रिक्वेस्ट मेडिकल एंड बायोमेट्रिक की। तो आप मेडिकल एंड बायोमेट्रिक करते हैं और वो भी आप एम्बेसी को सबमिट करते हैं, तो सारी आपकी कंप्लीट प्रोफाइल हो जाती है। वो कंप्लीट प्रोफाइल अटैच करने के बाद आपको वेट करना है आपके वीजा का। तो अब अगर मैं प्रोसेसिंग टाइमिंग की बात करूं तो देखा जाए आफ्टर पैंडेमिक सिचुएशन 2 to 3 इयर्स का भी टाइम लगा है, क्योंकि बैकलॉग बहुत ज़्यादा है। मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि IRCC की तरफ से ये अपडेट है कि वो बैकलॉग क्लियर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो अभी भी एट प्रेजेंट अगर मैं देखूँ 6 months to 1 year ये मिनिमम टाइम है आपका डिपेंडेंट या स्पाउस वीज़ा का प्रोसेसिंग का, बिकॉज 2 to 3 months एम्बेसी तक आपके डॉक्यूमेंट्स पहुंचने में ही लग जाते हैं और उनका रिवर्ट आने में ही टाइम लग जाता है, और फिर वेरिफिकेशन होती है दोनों साइड से, आपके स्पॉन्सर की भी और प्रिंसिपल एप्लीकेंट की भी, इसीलिए ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है और आपके डाउट्स और क्वेरीज मैं क्लियर कर चुकी हूँ। सो अगर अभी भी कोई डाउट या क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, साथ ही हमें कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है। तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिए मेरी मोटिवेशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।